क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन होती हैं या वे हमारे समाज का आईना भी होती हैं? पसमानदा डेमोक्रेसी आपके लिए लेकर आ रहा है हर हफ्ते रविवार को एक खास फिल्म एनालिसिस पॉडकास्ट AI जनरेटेड पॉडकास्ट फॉर्मेट में। ये पॉडकास्ट उन फिल्मों और वेब सीरीज पर होगा जो समाज के छुपे सवालों, अनकही सच्चाइयों और जरूरी बहसों को सामने लाती हैं। यहाँ आपको स्टार रेटिंग या सतही रिव्यू नहीं मिलेगा। यहाँ होगी फिल्म की गहराई से पड़ताल, कहानी को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर, उसके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल पहलुओं को समझने की ईमानदार कोशिश। ये पॉडकास्ट आपको सिखाएगा कि पर्दे पर दिख रही दुनिया के जरिए हम अपने आसपास के समाज को कैसे पढ़ें, समझें और सवाल करें। तो जुड़े रहिए पसमानदा डेमोक्रेसी के साथ। हर रविवार सुनिए एक ऐसी फिल्मी बातचीत जो सोच को झकझोर दे। आज के फिल्म पॉडकास्ट का आनंद लें। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी पूरी दौलत, अपनी सारी ऊर्जा और अपना पूरा वक्त सिर्फ एक चीज पर लगा दे। एक ऐसी चीज जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है, यानी मौत। सोचिए कि कोई अपने अरबों रुपए सिर्फ इसलिए पानी की तरह बहा दे ताकि वो मौत को हरा सके और मतलब हमेशा के लिए जवान रह सके। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक असल इंसान की सच्ची कहानी है। आज हम नेटफ्लिक्स की एक बेहद चर्चित डॉक्यूमेंट्री पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डोंट डाई, द मैन हु वांट्स टू लिव फॉरएवर। और इसके साथ ही हम पसमानदा डेमोक्रेसी में लेखक अब्दुल्ला मंसूर द्वारा लिखी गई एक बेहद दिलचस्प समीक्षा को भी अपने विश्लेषण का हिस्सा बनाएंगे। हाँ, तो हमारा आज का मकसद सिर्फ एक अमीर टेक उद्यमी ब्रायन जॉनसन की अजीबोगरीब दिनचर्या को समझना नहीं है। हम इस कहानी के जरिए अमरता, विज्ञान की तरक्की और मानव जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इन सब बातों की तहों को खोलते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो वाकई इंसान की सबसे बुनियादी इच्छाओं और उसके सबसे बड़े डर को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। जब हम ब्रायन जॉनसन जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बुढ़ापे और मौत से लड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, तो हमें गहराई से सोचना पड़ता है कि आधुनिक विज्ञान इंसान को असल में कहां ले जा रहा है। सही बात है। स्रोतों में अब्दुल्ला मंसूर ने भी अपनी समीक्षा में यही सवाल उठाया है कि ये जो अमलता की चाहत है, ये समाज को किस दिशा में ले जाएगी। क्या हम एक नई तरह की दुनिया के मुहाने पर खड़े हैं? और ब्रायन जॉनसन जिस दिशा में जा रहे हैं वो किसी आम इंसान के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। मेरा मतलब है, जब मैंने स्रोतों में उनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ा तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। हाँ, उनकी दिनचर्या तो बहुत ही। कोई इंसान हर दिन 100 से ज्यादा सप्लीमेंट्स या गोलियां कैसे खा सकता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो घंटों तक अजीबोगरीब मशीनों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल, अपना सारा वक्त उसी में बिताते हैं। वो एक बहुत ही सख्त वीगन डाइट यानी पूरी तरह से पौधों पर आधारित आहार का पालन करते हैं, जहाँ हर एक कैलोरी नपी तुली होती है। एक ग्राम खाना तौल कर खाया जाता है वहाँ। हाँ, लेकिन इन सब में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और जिसे सुनकर शायद किसी को भी बहुत अजीब या डरावना लगे, वो ये है कि जवान रहने की इस सनक में उन्होंने अपने ही युवा बेटे का प्लाज्मा तक ले लिया। ये सब तो किसी पागलपन जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान मशीन बनने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जॉनसन इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक सनक या पागलपन नहीं मानते। अच्छा। हाँ, उनके लिए ये एक बेहद नियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोग है। उन्होंने अपनी इस पूरी मुहिम को एक खास नाम दिया है, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। वो हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, वो अपने शरीर के हर एक छोटे बड़े बदलाव का बारीकी से डेटा इकट्ठा करते हैं। उनके शरीर का हर अंग, उनका दिल, उनके फेफड़े, उनकी त्वचा, सब कुछ लगातार ट्रैक किया जा रहा है। तो क्या इसका कोई असर भी हो रहा है या ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है? उनका खुद का दावा है कि इस सघन और सख्त प्रक्रिया के जरिए उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल उम्र को कम कर लिया है। बायोलॉजिकल उम्र मतलब अंदरूनी उम्र? बिल्कुल। अब इसे ऐसे समझिए, एक होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल उम्र यानी हमारे जन्म के साल से गिना जाने वाला समय, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल उम्र, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंग अंदर से कितने पुराने या थके हुए हैं। तो जॉनसन का दावा है कि उनके अंग जवान हो रहे हैं। हाँ,
उनका दावा है कि भले ही वो उम्र के हिसाब से अधेड़ हों, लेकिन उनके शरीर के अंग एक युवा की तरह काम कर रहे हैं। प्लाज्मा वाली बात जो आपने कही, वो दरअसल पैराबायोसिस नाम के एक वैज्ञानिक प्रयोग से प्रेरित है। पैराबायोसिस? हाँ, वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए थे, जहां बूढ़े चूहों में जवान चूहों का खून या प्लाज्मा डाला गया और देखा गया कि इससे बूढ़े चूहों के अंगों में एक तरह का नयापन आ गया। अरे बाप रे! जॉनसन के पास करोड़ों रुपए हैं और वो अपनी उस पूरी दौलत का इस्तेमाल मानव शरीर की इन्हीं सीमाओं को धकेलने और खुद पर इसका परीक्षण करने के लिए कर रहे हैं। ये सब सुनकर तो दिमाग सुन्न हो जाता है। एक तरफ ये विज्ञान का चमत्कार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत डरावना भी है। और यहीं से मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल? क्या ये वाकई में एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने की चाहत है, या फिर इसके पीछे मौत का एक बहुत गहरा अंधेरा खौफ छुपा हुआ है? ये एक बहुत ही जायज बात है। मतलब क्या हम महज मौत से डरकर इस तरह की अति पर जा रहे हैं, जहां हम अपने ही बच्चों का प्लाज्मा ले रहे हैं? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि इसके पीछे मौत का डर है, और इसी बिंदु को विस्तार देने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार और विचारक युवाल नोआ हरारी के सिद्धांत का जिक्र किया गया है। हाँ, युवाल नोआ हरारी, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। हरारी का नजरिया इस पूरी बहस को एक दार्शनिक और ऐतिहासिक ढांचा देता है। उनका मानना है कि 21वीं सदी में इंसान मुख्य रूप से 3 बड़े लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा। कौन से 3 लक्ष्य? पहला है अमरता, दूसरा है खुशी और तीसरा है देवत्व। देवत्व मतलब भगवान बनने की कोशिश? एक तरह से हाँ। अमरता का मतलब तो सीधा सा है, बुढ़ापे और मौत को पूरी तरह से हरा देना, उसे एक बीमारी मानकर उसका इलाज खोज लेना। सही। और देवत्व का अर्थ है खुद को ऐसी शक्तियां दे देना जो अब तक सिर्फ कहानियों में देवताओं के पास मानी जाती थी, जैसे असीमित ज्ञान, शरीर पर पूरा नियंत्रण और प्रकृति के नियमों को बदल देना। तो ब्रायन जॉनसन जो कर रहे हैं वो इसी का हिस्सा है? बिल्कुल। जॉनसन का ये प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट इसी सदी के उस बड़े लक्ष्य का एक जीता जागता उदाहरण है। वो खुद को एक ऐसे इंसान में बदल रहे हैं जो उम्र के असर से परे हो। ये बात सच में बहुत गहरी है। हम हमेशा से मौत को एक अटल सच्चाई मानते आए हैं, लेकिन अब लोग इसे एक तकनीकी खराबी की तरह देख रहे हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास के पन्नों को पलटे, तो ऐसा लगता है कि इंसान ने मौत को चकमा देने की ये कोशिश बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। एकदम सही कह रही हैं आप। स्रोतों में जब उम्र से जुड़े आंकड़े सामने आए, तो वो किसी के लिए भी हैरानी की बात हो सकती है। बिल्कुल, आंकड़े पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देते हैं। अगर हम पूछें कि हमने मौत को कितना पीछे ढकेला है, तो जवाब बहुत स्पष्ट है। हाँ, मुझे याद है कि स्रोतों में बताया गया है कि साल 1900 में, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी बात नहीं है, एक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 31 या 32 साल हुआ करती थी। सिर्फ 32 साल, जरा सोचिए। और फिर सिर्फ 100 सालों के अंदर एक जबरदस्त बदलाव आया। 2021 तक आते आते यही औसत उम्र बढ़कर 71 साल हो गई। और जापान का उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, जापान जैसे देशों में तो औसत उम्र 84 साल से भी ज्यादा है। मतलब सिर्फ एक सदी में इंसान ने अपनी औसत उम्र को दुगने से भी ज्यादा कर लिया है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। एकदम सही। और इस बड़ी छलांग के पीछे कोई जादू नहीं था। ये सब विज्ञान, साफ सफाई और सबसे बढ़कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान रहा है। हाँ, अगर हम गहराई में जाएं, तो टीकाकरण ने इसमें सबसे क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। स्रोतों में दिए गए आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, तो साल 2000 से 2019 के बीच सिर्फ 2 दशकों में टीकों की वजह से 37 लाख लोगों की जानें बचाई गईं। 37 लाख जानें सिर्फ टीकों से? हाँ, और अगर हम सिर्फ एक बीमारी की बात करें, मीजल्स यानी खसरा, तो अकेले खसरे के टीके ने 58 लाख लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। वाह, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। इसलिए इंसान की उम्र बढ़ाने का ये सफर ब्रायन जॉनसन से शुरू नहीं हुआ है। ये दशकों की उस शांत और निरंतर वैज्ञानिक मेहनत का नतीजा है जिसने महामारियों और बीमारियों को हराया है। तो ये कहा जा सकता है कि जॉनसन जो कर रहे हैं वो उसी सफर का एक एक्सट्रीम, या कह लें कि एक चरम रूप है। बिल्कुल। लेकिन आज विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ बीमारियों को रोकने तक सीमित नहीं है। स्रोतों में कई ऐसी तकनीकों का जिक्र है जो सीधे तौर पर उम्र को ही थाम लेने का दावा करती हैं। हाँ, जैसे जीन एडिटिंग, स्टेम सेल तकनीक, सेनोलिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई। ये सब कुछ विज्ञान कथाओं जैसा लगता है। वैसे ये सेनोलिटिक्स क्या है? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है,
हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं यानी सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन वे मरती नहीं हैं। अच्छा, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें ज़ॉम्बी सेल्स कहा जाता है। ज़ॉम्बी सेल्स, नाम ही डरावना है। हाँ, और इनका काम भी डरावना है। ये ज़ॉम्बी कोशिकाएं शरीर में पड़ी रहती हैं और जहरीले रसायन छोड़ती हैं, जिससे आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं भी बूढ़ी होने लगती हैं और सूजन ये बीमारियां बढ़ती हैं। ओहो। सेनोलिटिक्स दरअसल उन दवाओं का वर्ग है जिन्हें इन ज़ॉम्बी कोशिकाओं को ढूंढने और उन्हें शरीर से साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, शरीर के अंदर एक ऐसा सफाई अभियान जो बुढ़ापे के कारणों को ही मिटा दे। मतलब शरीर के अंदर से ही कचरा साफ करके उसे फिर से जवान बनाना। और स्रोतों में कुछ खास दवाओं का भी तो नाम लिया गया है, जैसे मेटफॉर्मिन और रैपामाइसिन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इस शोध में। मेटफॉर्मिन वैसे तो शुगर यानी डायबिटीज की एक आम दवा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है। एक आम दवा इतना बड़ा काम कर सकती है? बिल्कुल। इसी तरह रैपामाइसिन ने भी जानवरों पर किए गए प्रयोगों में उम्र बढ़ाने के बेहद सफल परिणाम दिखाए हैं। ये दवाएं शरीर को एक तरह के रिपेयर मोड में डाल देती हैं। गजब है। नैनो टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के साथ मिलकर वैज्ञानिक अब इंसानी शरीर को अंदर से मॉनिटर करने और उसे लगातार रिपेयर करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। इन तमाम प्रयोगों को देखते हुए वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अब ये मानने लगा है कि आने वाले समय में इंसानों का 150 साल तक जीना कोई अचरज की बात नहीं होगी। अदे, तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ जीव विज्ञान का नहीं बल्कि समाजशास्त्र का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं और स्रोतों में भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। अगर इंसान अमर हो गया या 150-200 साल जीने लगा तो समाज का वो पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा जिसे हमने हजारों सालों में बनाया है। सबसे पहले तो परिवार की संस्था पर असर पड़ेगा। वो कैसे? परिवार तो हमेशा रहेंगे ना। सोचिए, हम शादी क्यों करते हैं और बच्चे क्यों पैदा करते हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने और बुढ़ापे में एक सहारे की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर लोग अनंत काल तक जिएंगे और बूढ़े ही नहीं होंगे तो शायद विवाह और बच्चों का महत्व ही खत्म हो जाए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक ही घर में 6 या 7 पीढ़ियां एक साथ रह रही होंगी। बाप रे। आपका परदादा आपके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होगा। समाज में बच्चों और युवाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी क्योंकि लोग नए बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे और चारों तरफ सिर्फ ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र सदियों में होगी। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। और अगर लोग इतने लंबे समय तक जिएंगे तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? आज हम 60 या 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के सपने देखते हैं कि कुछ साल आराम करेंगे। अमरता की उस स्थिति में रिटायरमेंट, पेंशन और भविष्य निधि जैसी चीजें इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी। बिल्कुल, पैसे कहाँ से आएंगे? सही कहा। अगर आप 150 साल जीने वाले हैं तो कोई भी सरकार या संस्था आपको 90 सालों तक बैठे बैठे पेंशन नहीं दे सकती। इसका सीधा मतलब है कि लोगों को 100 सालों तक या उससे भी ज्यादा लगातार काम करना पड़ेगा। 100 साल तक काम, ये तो थका देने वाला है। नौकरियों का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। युवाओं के लिए नौकरियां ही नहीं बचेंगी क्योंकि पुराने लोग रिटायर ही नहीं होंगे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा डरावनी एक और बात स्रोतों में उठाई गई है और वो है असमानता। बिल्कुल, ये इस पूरे विषय का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पहलू है। ब्रायन जॉनसन जैसे अमीर लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इन महंगी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा जिएंगे। उनकी संपत्ति अनंत काल तक बढ़ती रहेगी क्योंकि वे कभी मरेंगे ही नहीं, तो उनकी दौलत का कभी बंटवारा नहीं होगा। और आम लोगों का क्या? वहीं आम लोगों के लिए, जिनके पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, ये सब सिर्फ एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा। ये समाज में एक ऐसी खाई पैदा करेगा जिसे पाटना नामुमकिन होगा। यानी अमीरों और गरीबों के बीच अब तक जो फासला सिर्फ पैसों का या जीवन स्तर का था, वो अब उम्र और जिंदा रहने का फासला बन जाएगा। अमीर हमेशा के लिए जिएंगे और गरीब अपनी उसी पुरानी औसत उम्र में मरते रहेंगे। और यहाँ अगर हम वापस हरारी के दिवत वाले सिद्धांत को याद करें तो शायद इन तकनीकों के इस्तेमाल से अमीरों की एक ऐसी नई प्रजाति ही बन जाए जिसे आज का इंसान पहचान ही ना सके। नई प्रजाति? हाँ, वे शारीरिक और मानसिक रूप से इतने उन्नत होंगे कि वे आज के आम इंसानों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे आज हम चिंपैंजी से अलग हैं, वैसे ही शायद ये नई प्रजाति हमसे अलग हो जाए। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है
क्योंकि एक तरफ हम 150 साल जीने और मानव की एक नई प्रजाति बनने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान की ही अपनी एक आवाज है जो लगातार चेतावनी दे रही है। कैसी चेतावनी? डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि कई जाने माने डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स सामने आते हैं जो जॉनसन के इन तरीकों पर कड़े सवाल उठाते हैं। वे इन प्रयोगों को सीधे तौर पर खतरनाक बताते हैं। ये चेतावनी बेहद जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रोजाना 100 गोलियां खाने या अपने शरीर पर इस तरह के अनियंत्रित प्रयोग करने का अभी तक कोई ठोस दीर्घकालिक वैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल, शरीर एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, खानपान सुधारना एक बात है, लेकिन अपने ही शरीर को एक प्रयोगशाला बना देना और उस पर ऐसे प्रयोग करना जिनके दूरगामी परिणाम हमें पता ही नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। फायदे की जगह भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे संवेदनशील और भावनात्मक पहलू की ओर ले जाती है। फिल्म का एक दृश्य स्रोतों की समीक्षा में बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। हाँ, वो दृश्य काफी मार्मिक था। ब्रायन जॉनसन की कहानी में एक वक्त ऐसा आता है जहां उनका सारा वैज्ञानिक आवरण टूटता हुआ नजर आता है। वो शख्स जो पहले मोटे हुआ करते थे, उदास रहा करते थे, अब वो शारीरिक रूप से एकदम फिट दिखते हैं। उनका डेटा कहता है कि वो अंदर से 18 साल के हो चुके हैं। सही कहा। लेकिन जब उनका अपना बेटा घर छोड़कर कॉलेज जाने लगता है तो वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़ते हैं। ये दृश्य वाकई इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सार है। ये साबित करता है कि चाहे आप अपने शरीर में कितनी भी मशीनें लगा लें, खून बदल लें, कितने भी सप्लीमेंट्स खा लें, अबे मानवीय भावनाओं की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल, परिवार के प्यार और दोस्तों के साथ बिताए गए वक्त की जगह ये मशीनें कभी नहीं ले सकती। एक पिता का वो दुख कोई बायोलॉजिकल क्लॉक रिवर्स नहीं कर सकती। लंबी उम्र का क्या फायदा अगर उसमें जीवन का रस ही ना हो। महज शरीर की घड़ियों को पीछे घुमाना या मौत को एक तकनीकी खराबी मानकर टाल देना इंसान को अंदरूनी खुशी नहीं दे सकता। एकदम सही। और यहीं पर लेखक अब्दुल्ला मंसूर का निष्कर्ष बहुत गहरी चोट करता है। उनकी समीक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दरअसल मौत का जो डर है वही वो चीज है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त सीमित है। इस बात में बहुत गहराई है। मौत का यही खौफ हमें सिखाता है कि हम अपने हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो हमारा आखिरी दिन हो। बिल्कुल, यह हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सिखाता है, अपनों के साथ समय बिताने की अहमियत समझाता है। मौत के बाद हम इस दुनिया में क्या निशान छोड़ जाएंगे, लोगों के दिलों में क्या यादें छोड़ जाएंगे, यही सोच तो हमारे जीवन को एक अर्थ, एक मकसद देती है। सोचिए, अगर मौत की कोई समय सीमा ही ना हो तो शायद जीवन का ये गहरा अर्थ भी खत्म हो जाए। कोई भी काम समय पर पूरा करने की जल्दबाजी ही नहीं बचेगी। तो इस पूरी चर्चा और स्रोतों के विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें तो एक बात बहुत साफ होकर उभरती है। ब्रायन जॉनसन जैसे अतिवादी पागलपन से शायद हमें बचने की जरूरत है, जहां इंसान मशीन बनने की दौड़ में शामिल हो जाए। हाँ, उस अति से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, उनकी इस पूरी मुहिम और उनके कठोर अनुशासन से हम कुछ बहुत ही बुनियादी और अच्छी चीजें जरूर सीख सकते हैं, जैसे समय पर और अच्छी नींद लेना, सही और संतुलित खान-पान रखना, अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना और रोजाना कसरत करना। ये सब हमें एक स्वस्थ और बेहतर जीवन दे सकता है। बिल्कुल, लंबी उम्र एक बाय प्रोडक्ट हो सकती है, यानी वो इन अच्छी आदतों के साथ मुफ्त में मिल सकती है। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य जीवन को सिर्फ स्वस्थ और खुशहाल बनाना होना चाहिए। इंसान का लक्ष्य सिर्फ अपनी जिंदगी को एक रबर बैंड की तरह लंबा खींचना नहीं, बल्कि उसे गुणात्मक रूप से बेहतर बनाना होना चाहिए। जो समय हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत खूब कहा आपने। तो आज के इस पूरी गहन चर्चा के बाद, इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है जिसे हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर हम एक पल के लिए ये मान लें कि आने वाले कल में विज्ञान जीत जाता है, नहीं हो जाएगा? क्या ये मौत ही नहीं है जो जीवन रूपी कैनवस पर सबसे खूबसूरत रंग भरती है? समाज को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। इस गहरी, दार्शनिक और विज्ञान से भरी बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विचार करते रहिए और अपनी जिंदगी को सिर्फ लंबा नहीं बल्कि गहरा और अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करते रहिए।